नमस्कार, देश की बात में हाजिर है और पहले बात बलात्कारियों को मिली रिहाई की। एक गर्भवती महिला के सामूहिक बलात्कार और उसकी छोटी सी बच्ची की 3 साल की बच्ची की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 11 दोषियों की रिहाई का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद गुजरात सरकार, केंद्र और दोषियों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच करेंगे कि नियमों का पालन हुआ या नहीं। ये गलत है कि हमारे आदेश पर रिहा किया गया। हमने नियमों के मुताबिक विचार करने को कहा था। तो राज्य सरकार द्वारा क्षमा याचिका पर अनुमति के बाद इन दोषियों की रिहाई हुई थी और कुछ लोगों द्वारा उनका स्वागत की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि दोषी पक्ष के वकील ने कहा कि तीसरे पक्ष की मांग ना सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इस मामले में एक अहम याचिकाकर्ता हैं सुभाषिनी अली, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं याचिकाकर्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषिनी जी समय निकालने के लिए। आज आप लोग कोर्ट में मौजूद थे। शुक्रिया। और शुक्रिया जी, आप लोग आज कोर्ट में मौजूद थे। ये मामला ही ऐसा था, इतना जघन्य था और सबसे पीड़ादायी ये था कि जिस तरह से ये दोषी जो थे ये बाहर निकले, उनका स्वागत हुआ। आज कोर्ट के रुख से क्या आप लोग आश्वस्त हैं? देखिए, ऐसा है ना कि चाहने के लिए तो हम बहुत कुछ चाहते हैं। हमने सोचा था कि आज सुनवाई होगी तो बहुत कुछ हमारी उम्मीदें थी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जो एक डर था कि न्याय का दरवाज़ा शायद बंद हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे, वैसा नहीं हुआ। जो वहाँ पर बहस हुई, जो वहाँ पर बातें आईं, तो जो बेंच था और जो मतलब मुख्य न्यायाधीश थे रमन्ना जी, उन्होंने कहा कि इस कोर्ट ने वो मामला भेजा गुजरात सरकार और गुजरात हाई कोर्ट के पास, लेकिन उनको ये निर्देशित नहीं किया गया कि आप इनकी रिहाई कर ही दें। तो ये एक बात थी जिससे हम लोगों को कुछ राहत मिली। और फिर उसके बाद जब हमारे वकील की तरफ से भी काफ़ी बातें रखी गईं, तो कम से कम कोर्ट ने हमारे इस पिटीशन को सुना, उसको स्वीकार किया और गुजरात सरकार को नोटिस भी भेजने का फ़ैसला लिया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने भी कहा कि हाँ ठीक है, हमारी तरफ से भी जो ये 11 अपराधी हैं उनको भी नोटिस दी जाएगी, उनको भी मौका दिया जाएगा। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द अगली सुनवाई होनी चाहिए, 2 हफ्तों के अंदर होनी चाहिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुनवाई जल्दी हो, न्याय की प्रक्रिया तेज़ हो, तो देश भर में लोगों की उम्मीद बनेगी कि हाँ, हमारा न्यायालय जो है वो हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखता है और हमें न्याय दिलाने के लिए तत्पर है। तो ये जो मामला है, इसमें कुछ बातें मैं जी कही जी। सुहासिनी जी, आप पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। जी हाँ, तो ये जो आज बात हुई उसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये मामला काफ़ी पेचीदा है। अगर इसको सिर्फ तकनीकी तौर पर देखा जाए तो गुजरात सरकार कह सकती है कि उसने जो फ़ैसला लिया वो न्याय संगत है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोगों ने चिंता व्यक्त की कि उन्होंने जिस तरह से इस फैसले पर पहुंचने का काम किया है उसमें हम लोगों को कुछ विसंगतियां दिखाई देती हैं। जैसे कि जो इन अपराधियों को सज़ा सुनाने का काम था वो महाराष्ट्र में सीबीआई कोर्ट ने लिया, और उस कोर्ट के जो न्यायाधीश थे साल्वी साहब, उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि मुझसे गुजरात सरकार या गुजरात हाई कोर्ट ने किसी तरह से कोई राय नहीं ली और मेरे ख्याल से ये उनका फ़ैसला बिल्कुल ही गलत है, हर तरह से गलत है। दूसरी बात ये है कि जो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है उससे भी हम लोगों की तरफ को इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या गुजरात सरकार ने उनसे वार्तालाप की, उनकी राय ली। फिर जो उन्होंने कमेटी बनाई, सलाहकार कमेटी, जिससे सलाह मांगी गई कि इन लोगों के छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं, जिन्होंने सलाह दी कि हाँ छोड़े जा सकते हैं,
उस सलाहकार कमेटी में जो शासक दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके कई सदस्य शामिल थे। तो फिर क्या उस कमेटी के मतलब ऑब्जेक्टिव होने के बारे में सवाल नहीं उठते हैं? ये बात भी हम लोगों को परेशान कर रही है। बिल्कुल फिर शिवानी उसके जी, बाद मैं आपसे एक ही उन्हीं में सवाल से एक जी, ने जी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो माफीनामा जी है या जो रमिशन ऑर्डर है राज्य सरकार जी की तरफ से जो दिया जाता है, क्या वो आज कोर्ट में सामने रखा गया? क्योंकि किस आधार पर ये सही बात जी है, नहीं, ये अभी कहा तक वो जाता हम है लोगों के सामने हम जी, लोगों ने उसको मांगा है, नहीं उसको मांगा गया है, उसको मतलब प्राप्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक वो हमारे सामने नहीं आया है और वो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं ये कह रही थी, जी जी आना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने हमसे इसी संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि जो सलाहकार जी समिति के जो सदस्य थे उनमें से एक ने कहा है कि ये जो आरोपी हैं, ये जो अपराधी हैं, ये संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो ये बात जो है ये बहुत परेशान करने वाली बात है कि क्या हमारे देश में अब न्याय का आधार जो पीड़ित पक्ष है उसकी जात और उसके धर्म को लेकर के न्याय उसको दिया जाएगा, और जो अत्याचारी है, जो मतलब अपराधी है, क्या उसकी जात और उसके धर्म को देखते हुए उसके साथ नरमी बरती जाएगी, या उसको एक तरह से ये जो कानून है उससे फ़ायदा पहुंचाया जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। लेकिन तो जिस तरह आज से इन लोगों बिल्कुल का आपने महिमा हमसे मंडन बात हुआ, की सुभाषिनी जिस जी, तरह से और इन लोगों को नायक के रूप में जी, और जिस तरह से आपने कहा कि न्याय के दरवाजे खुले हुए हैं और पूरी इस बात से राहत है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा है, ये अपने आप में राहत है। आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। और शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देश की बात में अब आगे बढ़ेंगे हम, और हरियाणा से जुड़ी हुई खबर। हरियाणा में की आप जानते हैं बीजेपी की जो नेता हैं सोनाली फोगाट की मौत के मामले में, जिसे परिवार हत्या बता रहा है, पुलिस ने अब जाकर एफआईआर दर्ज कर ली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब कहा परिवार ने तब ये कार्रवाई हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों की बात सामने आई है। सोनाली के जिस्म पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं और परिवार के कहने पर ही परिवार कहता रहा है कि ये हत्या हुई है। और इस पर हम बता दें आपको, हमें बताया जा रहा है उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं इस समय वतन ढाका। उनके भाई हमारे साथ हैं। बहुत बहुत आप जुड़े हमारे साथ वतन। बहुत दुखद समय है आपके परिवार के लिए और इस दुखद खबर में मैं आपसे बात कर रही हूं। अब ये कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर नहीं हो रही थी, लेकिन आप लोगों ने जोर दिया तब एफआईआर हुई है। क्या आप बीती है आप बता सकते हैं दर्शकों को? भाई यहाँ को गोवा गया, वहाँ 7:30 बजे पहुंचा जी, 23 तारीख को। और अगले दिन वो वहाँ थाने में गया। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों ने ये कहा भी हम फिर जब लॉन्च करेंगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर। लेकिन भाई और जो हमारे थे उसी बात पर डटे रहे कि पहले आप एफआईआर लॉन्च करो, हमें शक है हमारी सोनाली की हत्या हुई है, लेकिन वो करे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही हम आपकी एफआईआर दर्ज करेंगे। इस चक्कर में 2 दिन निकल गए वहाँ से। आज पोस्टमार्टम हुई है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट भी आ गई है, उनको चोट के निशान भी मिले हैं और जहर भी दिया गया है। जी, पोस्टमार्टम में आप कह रहे हैं कि चोट के निशान है और जहर भी दिया गया है, और क्या कहा गया है इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? मेरे भाई, छोटा भाई है वहाँ, उससे बात हुई है, मैंने रिपोर्ट तो देखी नहीं अभी। उन्होंने बताया कि उनके शरीर पे काफ़ी चोट के निशान है, लात मुक्कों से मारा गया, डंडों से उनको तड़फा तड़फा के मारा गया। बहुत दुखद है ये जो जानकारी आप हमें दे रहे हैं। वहाँ पर किस तरह की मदद आप लोगों को मिल रही है और आप लोगों का शक किस पर है? और मैंने 2 लोगों के नाम दिए गए हैं, भाई ने कहा उनको अरेस्ट कर लिया गया है, सुधीर सांगवान, सुखविंदर सांगवान। आप बताना चाहेंगे? हाँ जी,
2 लोगों के नाम लिखे, दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया। मैं ये जानना चाह रही थी वतन, क्या कारण इसके पीछे हो सकता है? क्या परिवार में या आपकी बहनों को क्या कारण लग रहा है ये जो अंजाम दिया गया है? तो वही बता पाएंगे उन्होंने क्यों हत्या की है, किस लिए की है जी। जब उनका फोन आया मेरे पास सुबह 23 तारीख को, उन्होंने कहा भी हार्ट फेल होगा, मेरा मन नहीं मानता था भी सिस्टर का हार्ट फेल हो सकता है। और उनके अलग अलग बयान देने, हमने जितनी बार उनसे संपर्क किया तो हर बार उस पीए ने अलग अलग बयान दिए। मैं शक तो था ही पहले, इसलिए हम बार बार मांग कर रहे थे एफआईआर लॉज हो और फिर बाद में पोस्टमार्टम। और अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई है। बिल्कुल। और आपकी एक बहन की भी हमने बात सुनी थी, वो कह रही थी उनके पेट पे कुछ लगा था कि खाने में भी कुछ दिया गया है। अब आप जहर की बात भी कह रहे हैं। हाँ जी। आपकी क्या सोनाली से बात हुई थी? आखिर में कब हुई थी उनसे बात? जी, मेरी माँ से बात हुई थी, मैं तो उनके पास ही बैठा हुआ था। माँ को ही बता रही थी कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है खाने के बाद। तो माँ ने कहा भी अब किसी डॉक्टर को दिखाओ। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर, उनसे बात हुई, मेरी बहनों से बात हुई। उनको लग रहा था भी खाने के बाद उसको ऐसा फील हो रहा था भी जैसे कि बॉडी में सुन्नापन आ रहा हो, इसलिए माँ को बताया उन्होंने। वतन, हम आपके साथ आपके शोक में शामिल हैं और इस दुखद घड़ी में आप लोग साहस बना के रखें। आपने बात की, इसके लिए धन्यवाद। और अब सीधे मैं अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास चलूंगी। गजाली, बहुत दुखद था भाई से ये सब सुनना, और अब जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो कह रहे हैं चोट के निशान भी आ रहे हैं और जहर की बात भी सामने आई है। वाकई में जिस तरह से परतें खुल रही हैं, बहुत परेशान करने वाली खबरें हैं ये। जी देखिए, अगर पिछले 3 दिन के पूरे आप घटनाक्रम को देखें तो जब इनके मौत की खबर आई तो परिवार की तरफ से भी, या परिवार को भी, गोवा से उनके साथ जो 2 सहयोगी थे सोनाली फोगाट के, उन्होंने यही बात बताई कि शायद उनकी मौत जो है हृदय गति रुकने की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और परिवार का शुरू से यह कहना था कि उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। हालांकि 40 और 50 साल के बीच के लोगों के बीच में पिछले कई महीनों और कई सालों में हम देख रहे हैं कि मौत हो जाती है अचानक, लेकिन उनके परिवार का कहना था कि ऐसी कोई बात, और उनको शुरू से यह शक था कि कहीं उनको जानबूझकर मार न दिया गया हो। लेकिन इस बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा था। गोवा की पुलिस ने भी नेचुरल डेथ या अननेचुरल डेथ का जो नॉर्मल एक एफआईआर होती है वो काट दी थी। उसके बाद से उनके भाई जो हैं वहां पर शिकायत उन्होंने जमा कराई पुलिस में, जिसमें यह कहा गया कि उनके साथ जो 2 सहयोगी हैं उन्होंने उनको जहर देकर मारा है। और उससे पहले शिकायत में यह भी बताया गया कि कई साल पहले उन्होंने, उसमें से एक सहयोगी ने सोनाली फोगाट के साथ दुष्कर्म भी किया और उसकी वीडियो भी बना ली थी, जिसके एवज में वो उनको ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसी बीच ये भी सूचना आती है हरियाणा में उनके घर से कि उनके फार्म हाउस से जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो मिसिंग हैं। इस पे हिसार में शिकायत देने की कोशिश की जाती है, उस पर कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे थे हरियाणा निवास में। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर परिवार मुझे लिख कर देता है तो हम सीबीआई की जो जांच है उसकी ओर बढ़ेंगे या उसको करवाएंगे। लेकिन सबसे अहम 2 बात हैं। अगर आप पीएम रिपोर्ट देखें, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां पर ब्लंट इंजरीज की बात कही जा रही है, साथ में यह भी कहा गया है कि अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जांच अधिकारी है वही बता पाएंगे कि मौत का असली कारण क्या है। दूसरी बात, पुलिस ने वहां पर यह कहा है, एफआईआर की कॉपी में यह बात लिखी हुई है कि इनके भाई की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। अगर ये उनके बयानों पर दर्ज किया गया है तो बयान में बलात्कार या दुष्कर्म की भी बात कही गई है। तो परिवार यह भी कह रहा है कि सिर्फ 302 के तहत 302 के तहत जो उस धारा के तहत ही एफआईआर क्यों की गई है, 376 क्यों नहीं लगाया गया। तो कई तरह के सवाल जवाब हैं। इस बीच जो है आज रात करीब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच जाएगा गोवा से, जहां से उनके जो उनका गांव है वहां पर उसको हरियाणा में लाया जाएगा। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जो उलझे हुए हैं उनकी मौत के इसमें। हालांकि उनके 2 जो सहयोगी हैं उनको वहां पर गिरफ्तार तो कर लिया है पुलिस ने, लेकिन क्यों मौत का कारण क्या था, कैसे मौत हुई, अभी इस पे कोई स्पष्टता पुलिस की तरफ से नहीं आई है। और कुछ 2-3 टेस्ट जो हमारे कुछ सहयोगी बता रहे हैं, मुकेश बता रहे हैं कि 1-2 टेस्ट की रिपोर्ट्स आना और बाकी हैं, टिश्यू रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। गजाली, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।
और देश की बात में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड से जुड़ी हुई खबर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट झारखंड के राज्यपाल को भेजी है और हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराने की सिफारिश है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। चुनाव आयोग का फैसला मानने को बाध्य है राज्यपाल और हेमंत सोरेन पर अपने नाम से खनन पट्टा लेने का आरोप है। बीजेपी ने इसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बताया था और हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। अब हेमंत सोरेन का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट से मिल रही है उनको तमाम जानकारियां। मुख्यमंत्री दफ्तर को ना चुनाव आयोग से जानकारी, ना राज्यपाल से जानकारी और बीजेपी नेताओं और कठपुतली पत्रकारों की तैयार की गई है ये रिपोर्ट और संवैधानिक अधिकारों और सरकारी एजेंसियों का खुलेआम दुरुपयोग है। तो इस सब पर अधिक जानकारी के लिए पहले तो हम अपने सहयोगी मनीष कुमार के पास चलते हैं। मनीष, जो मुश्किलें हैं हेमंत सोरेन की, उनकी कुर्सी तक जाने की बात हो रही है, कितना गहरा ये संकट है और क्या बड़े आरोप माना जाए, कितने गहरे आरोप उन पर? देखिए, जब से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में बीजेपी चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाई है, उस समय से ये तय माना जा रहा था, भले ही हेमंत सोरेन ने अपने पक्ष में बड़े बड़े वकीलों को, चुनाव आयोग के बड़े विशेषज्ञों को और यहाँ तक कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से भी इस मामले में राय लेकर मीडिया में अपना पक्ष रखा था, लेकिन यह तय माना जा रहा था कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा, देर हो या सवेर हो, वो उनके प्रतिकूल आएगा। हाँ, दूसरी बात यह है कि पिछले हफ्ते जैसे ही इस मामले की सुनवाई पूरी हुई, उसके बाद हेमंत सोरेन को इस बात की आशंका थी और इसलिए उन्होंने अपने महागठबंधन के सहयोगियों को इस मुद्दे पर उनके साथ विचार विमर्श भी किया। आपका कहना है कि उनके पास क्या विकल्प है? निश्चित रूप से ये एक बड़ा झटका उनके लिए होगा। उनके पास दो ही विकल्प बचता है। एक, इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग का जो भी रिकमेंडेशन राज्यपाल के पास आ रहा है और जैसा कि खबर है कि वो प्रतिकूल है, तब उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। और दूसरा, राजनीतिक फ्रंट पर जो है उनको फिर से एक बार अपने सहयोगियों, क्योंकि अभी तक महागठबंधन के सारे सहयोगी उनके साथ हैं, तो वैसे में आने वाले दिनों में उनको अपनी पार्टी और खासकर उसमें भी अपने परिवार से किसी न किसी सदस्य, चाहे वो उनके पिता गुरुजी शिबू सोरेन हो या अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, उनको जब तक कि इस मामले में या तो वो न्यायालय से बरी नहीं हो जाते हैं या फिर से चुनाव जीतकर नहीं आते हैं, तब तक उन्हें किसी न किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना ही पड़ेगा। निधि, बिल्कुल मनीषा, आपने हमें ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए और बेहतर तरीके से समझ जाने के लिए एसवाई कुरैशी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप जो ये झारखंड में संवैधानिक संकट ये खड़ा हो गया है, आप किस तरह से आंक रहे हैं स्थिति को? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के केसेस इलेक्शन कमीशन के पास आते रहते हैं। रूल ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का अगर कोई केस हो तो वो गवर्नर, एमएलए का अगर केस है तो गवर्नर से शिकायत की जाती है और एमपी का हो तो राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति और गवर्नर फिर ये इलेक्शन कमीशन को ये केस रेफर करते हैं उनकी एडवाइस के लिए। और वो एडवाइस इलेक्शन कमीशन पूरा क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीजर फॉलो करता है, अदालत बन के बैठता है और उसमें दोनों पार्टियों के वकील, बड़े से बड़े वकील पेश होते हैं और वो अपना अपना पक्ष रखते हैं और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपनी एडवाइस लिख के देती है। ये एडवाइस बड़ी जुडिशियल नेचर की होती है। इस एडवाइस पे गवर्नर को या राष्ट्रपति को कोई डिस्क्रेशन नहीं होता, ना उसका वो कॉमा फुल और फुल स्टॉप भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जूं की त्यों उसको एक्सेप्ट करना या अगर ना एक्सेप्ट करना चाहें, लेकिन उसमें कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। अब भाई अव्वल तो यही नहीं मालूम कि इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में क्या लिखा है, वो उनको बरी किया है या उनके खिलाफ गई है, ये तो अभी स्पेकुलेशन ही की बात है। लेकिन अगर उनको बर्खास्तगी की ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना साबित हुआ है तो फिर अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं गवर्नर के फैसले, गवर्नर उस पर ऑर्डर जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन की एडवाइस के बेसिस पे, या तो गवर्नर के फैसले को कोई कोर्ट स्टे करेगी, वरना जैसे कि आपके रिपोर्टर कह रहे थे कि उनको दूसरा इलेक्शन लड़के ही आना पड़ेगा और इस बीच में इस्तीफा फौरन देके, हालांकि मैं समझता हूँ कि इस्तीफा देके एक हफ्ते बाद वो खुद भी आके दोबारा कि जी वो फायदा उठा ले कि जो
कोई नॉन एमएलए भी बन सकता है मुख्यमंत्री, एक्सेप्ट उसको 6 महीने के अंदर अंदर जीत के आना होता है, लेकिन वो एथिकली गलत होता है, गलत होगा मेरे ख्याल से। ऐसा तो वो सोचेंगे भी नहीं, किसी को टेम्परेरीली बिठा के और वो इलेक्शन करने की सोचेंगे, ये मैं समझता हूँ। सर ऐसा पहले भी हुआ, क्योंकि एक केस सोनिया गांधी का भी बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से आदेश आने से पहले ही खुद ही अपना इस्तीफा देके दोबारा चुनाव लड़के वो आई थी, लेकिन किस पहले कब हुआ ऐसा? देखिए ये केस तो बहुत हो चुका है, कई बार हुआ है, और उससे पहले जया बच्चन का केस हुआ था, फिर सोनिया जी का आपने बताया उनका हुआ था, ये केसेस होते रहे हैं। और ये समस्या भी सरकार के सामने, रूलिंग पार्टी के सामने बार बार आती रही है, जिसकी वजह से उन्होंने 5 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला है। 1993 में, 94 में, फिर 2000 में, फिर 2006 में और 2013 में। बल्कि 2006 में तो बड़ी गंभीर हुई थी कि 59 पोस्टें को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एग्जाम करने का कानून पास कर दिया पार्लियामेंट ने। तो एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि ये तो, और वो भी उसको 1959 से उसको इफेक्टिव कर दिया। तो राष्ट्रपति जी ने इनकार कर दिया कि ये तो बिल्कुल ज्यादती है, नहीं चलेगा, आप इस पे विचार करो। पार्लियामेंट ने उसको पे विचार करके जू का तो वही दोबारा पास कर दिया ना। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर लोकसभा वही चीज दोबारा पास कर देती है तो राष्ट्रपति बाधक है कि उसको साइन करें, लेकिन वो खुश नहीं थे। वो उसके बावजूद उन्होंने हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते लगा दिए और सरकार पैनिक करने लगी, क्योंकि इस बीच में अगर वो उसको एग्जामिशन ना मिलती तो 22 एमपी का केस चल रहा था, जिसमें स्पीकर साहब भी शामिल थे, सोमनाथ चटर्जी, उन सबको रिजाइन करना पड़ता। सरकार माइनॉरिटी में चली जाती, सरकार गिर जाती, बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो सरकार पैनिक में थी। उस वक्त प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह राष्ट्रपति से वो मिले और उन्होंने कहा कि साहब मैं बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करता हूं, मैं एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बना देता हूं, वो इसको डिटेल में इस मसले को समझ लेगी। इस बीच में आप प्लीज इसको साइन कर दीजिए। तो एक आखिर सवाल जिसका संक्षेप में आंसर मेरे पास समय नहीं है, कि अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक अधिकारों एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि भाई आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि आपके पास माइंस है, आपने नहीं बताया। बीजेपी ये कह रही है कि आपने अपने आप को पट्टे दे दिए नहीं मैं। लेकिन एक बीजेपी के नेता, उन्होंने तो बहुत पहले ही 4-5 दिन पहले ट्वीट कर दिया था जोहार और झारखंड में काम हो गया। तो ये जो पॉलिटिक्स बीच में राजनीति जिस तरह से आई है, क्या चुनाव आयोग का उस पर भी कुछ असर पड़ेगा या किस तरह से आप वो देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग इससे प्रभावित होगा, क्योंकि उसको उनकी तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। जो बीजेपी ने या किसी ने कहना है, उन्होंने अदालत में जाके, यानी इलेक्शन कमीशन की अदालत में जाके बड़े बड़े वकीलों द्वारा अपना केस पेश किया हुआ है, और शिबू सोरेन के लॉयर ने उनको डिफेंड किया है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कोई दफ्तर और पद ही नहीं होता, लेकिन अगर कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट किसी ने ले रखा है, वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में की डेफिनेशन में आता है। और इन पे इल्जाम यही था कि इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई ले लिया, ये क्या हुआ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन के क्या कोई पॉलिटिक्स का स्कोप है, और ये इल्जाम थोड़ा रेकलेस लगता है। बिल्कुल, आप जुड़े हमारे साथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में देखना होगा कि राज्यपाल कब साफ करते हैं कि झारखंड में क्या स्थिति है। बहरहाल देश की बात में हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आपको बताएंगे कि हमारे किसान, धान के किसान क्यों परेशान हैं, बौना पौधे हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में अब बौने धान के किसान परेशान हैं। पहली बार उत्तरी भारत के इन राज्यों में बौना धान मिलने से कृषि मंत्रालय भी सतर्क हो गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम पंजाब और हरियाणा का दौरा करके इस पर रिसर्च कर रही है। बौना धान क्या है और इससे किसान क्यों चिंतित हैं, देखिए रिपोर्ट।
पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के खेतों में इस तरह के बौने धान पाए जा रहे हैं। ये सामान्य धान की तरह बढ़ते नहीं हैं, बल्कि इस तरह छोटे पौधे ही रह जाते हैं। उत्तरी भारत के इन राज्यों में पहली बार बौना धान इतने बड़े पैमाने पर पाया गया है। हालांकि भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम ने इन राज्यों का दौरा किया है। खुद डायरेक्टर डॉक्टर AK सिंह भी पंजाब और हरियाणा का दौरा करके लौटे हैं। उनके मुताबिक इस रोग से खेतों की 5 से 12% तक फसल प्रभावित हो सकती है। प्रजातियां जो धान की हैं, खासकर पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, PR 126 है, PR 121 है और PR 114 जो गैर बासमती किस्में हैं, इनमें करीब 5 से लेकर के और 12% के आसपास पौधे बौने पाए गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे खेतों में एक जैसी समस्या है। एक गांव में जैसे मान लीजिए अगर 100 किसान हैं तो 4-5 किसानों के खेत में समस्या इस तरह की पाई गई है। कृषि अनुसंधान केंद्र की एक टीम पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से कुछ बौने पौधों का सैंपल लेकर आई है ताकि इस बीमारी का कारण पता कर सकें। अब तक जानकारी मिली है कि ये ग्रासी स्टंट और फिजी वायरस की वजह से हो सकती है। फाइटोप्लाज्मा भी इसका एक कारण हो सकता है। अभी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, लेकिन किसानों के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की है। हमारा ये सुझाव सभी किसान भाइयों से है, अभी तक तेला चेपा का कहीं कोई प्रकोप नहीं है, लेकिन आगे आने दिनों जैसे जैसे तापक्रम बढ़ेगा तो समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो सावधानी के तौर पर जब ही उनको कहीं भी तेला चेपा दिखना शुरू होता है ब्राउन कांठा पर, तो अपने खेत में तुरंत जो है दवाओं का छिड़काव करें। कई सारी दवाएं हैं जिसमें ओसिन है, टोकेन है, चेस है, ये इस कीड़े को कंट्रोल करते हैं और कीड़े के माध्यम से ही विषाणु जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में जाएगा। फिलहाल इस रोग पर रिसर्च करके वैज्ञानिक इसका निदान खोजने में जुटे हैं। अब तक इस तरह की समस्या दक्षिणी भारत में पाई जाती थी, लेकिन इस बार पहली बार इतने बड़े पैमाने पर धान के खेतों में बौने पौधों की समस्या हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में देखने को मिली है। गनीमत बस इस बात की है कि ये जो समस्या है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं पाई गई है। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और बात अब तेलंगाना की। तेलंगाना में बीजेपी के विधायक T राजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी ने उन्हें पैगंबर पर भड़काऊ बयानों के कारण सस्पेंड भी किया था, लेकिन वो जल्द बेल पर बाहर आ गए। अब T राजा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उसने राज्य में सांप्रदायिक माहौल का हवाला दिया है। T राजा की गिरफ्तारी के बाद भी हैदराबाद में तनाव बना रहा, विरोध प्रदर्शन होते रहे। इस नए वीडियो में उसका कहना है कि तेलंगाना पुलिस एक कठपुतली है। वीडियो में कई स्थानीय नेताओं पर निशाना साधा गया है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और KT रामाराव का नाम भी शामिल है। मरीजों का इलाज करने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर्स बीमार होने के कगार पर हैं। दिल्ली के एम्स के मेस में गंदगी, कीड़े और सड़ी गली सब्जियों की शिकायत रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने की है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तक ने कहा है कि खाना खाने लायक नहीं है, पर प्रशासन सुन नहीं रहा, जबकि शिकायत साल भर से हो रही है। कीड़े रेंग रहे हैं, जहाँ रोटी बन रही वहाँ छिपकली रेंग रही है, और जो रायता वहाँ पे कीड़े मतलब ऐसे बुलबुला रहे हैं। तो साफ सफाई की तो बात है ही नहीं। इतना अनहेल्दी खाना हम लोग खा रहे थे, हम लोग बीमार पड़ रहे थे, हमें पता ही नहीं चल रहा था। मतलब मुझे अपने आप को दुख हो रहा है कि मैं इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ। ये तकलीफ दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों की है। मेस के बाहर गंदगी से स्वागत, भीतर आलू की बीमार हालत और प्याज की ऐसी क्वालिटी, वो भी तब जब साफ सफाई को लेकर शोर हो चुका है। अब से पहले सड़ी गली सब्जियां, कीड़े और मरे हुए चूहे तक इस मेस में निरीक्षण के दौरान मिल चुके हैं। फिलहाल हम एम्स के एक मेस में हैं, 7 नंबर मेस इसको कहा जाता है। चीजें यहाँ पर चल रही हैं, जो लोग काम करने वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं।
लेकिन इतनी शिकायतें और शोर के बाद भी स्थिति क्या है, ये इस तरीके का आलू अब भी यहाँ पर मौजूद है, देखिए। और प्याज आप देखिए, कीड़े फिलहाल नहीं है यहाँ पर, कीड़ों की तस्वीरें हैं लेकिन कीड़े फिलहाल नहीं, लेकिन ये प्याज आप देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जब हम एक देश के जो सर्वोत्तम जो हॉस्पिटल है उसमें जब हम अपना दिल से पूरा 100% मरीजों के लिए देते हैं, तो कम से कम हम इतना तो डिजर्व करते हैं कि एक इज्जत से खाना खा ले दो टाइम की। एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन पिछले साल भर में कई बार शिकायत कर चुकी है, पर बात अनसुनी हुई तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम भी आई और यहाँ का खाना नहीं खाने लायक करार दिया, लेकिन प्रशासन को उस पर भी एतबार नहीं। यहाँ की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन, स्टूडेंट एसोसिएशन, SYS एसोसिएशन एंड पसाई के भी लोग इस इंस्पेक्शन के पार्ट बने, सिक्योरिटी ऑफिसर्स पार्ट बने एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ रिटर्न में ये हुआ कि ये खाना जो खाने के लायक नहीं है, किसी के भी खाने लायक ये खाना नहीं है, इसको तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सब करके हमने मेस को तुरंत बंद करना चाहा। 1 घंटे बाद पता लगता है कि मेस को वापस खोल दिया गया। हमने जब एम्स का पक्ष जानने को लेकर हॉस्टल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संदीप अग्रवाल से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं। व्यवस्था बीमार है और डॉक्टर लाचार, ये उस अस्पताल का हाल है जहां तमाम जगहों से मिली नाउम्मीदी उम्मीद में बदलती है, पर इलाज करने वाले डॉक्टर यहां बीमार होने के कगार पर हैं। यह हालत तब है जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री खान पान को लेकर तमाम दावे करते हैं, पर उन दावों का मानो यहां दम निकल रहा हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज रंगारेड्डी जिले में एक नए एकीकृत जिला कलेक्ट्रेट परिसर का उद्घाटन किया है। इस खूबसूरत परिसर में काफी जगह है। असरदार प्रशासन और लोगों की सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने जिलों पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिया है। 33 नए जिले बनाए गए हैं और लोगों की सुविधा के लिए सभी विभागीय कार्यालय नए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस में लाए जा रहे हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।